वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से बात करके दी नए साल की मुबारकबाद। कहा, एतमाद, मुस्तकिल एहतराम और समझ की बुनियाद पर बने भारत अमेरिका ताल्लुकात वक्त के साथ हुए हैं मजीद मुस्तहकम। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मुल्क के कारोबारियों को सरकार की तरफ से पूरी मदद की कराई यकीन दहानी। कहा, कुछ बेईमान और बदनुमान लोगों पर कार्रवाई को लेकर सरकार को सनअतकारों के खिलाफ बताना गुमराहकुन बात। कारोबार की रुकावट दूर करने के लिए सरकार की तरफ से किए इक़दामात की दी जानकारी। जेएनयू तशद्दुद मामले में फरोग़ इंसानी वसाइल के वज़ीर रमेश पोखरियाल निशंक ने कसूरवारों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की कराई यकीन दहानी। कहा, तालीमी इदारों को नहीं बनने दिया जा सकता सियासत का अड्डा। वहीं दिल्ली पुलिस ने मामले में अहम सुराग मिलने का किया दावा। आज अता किए जाएंगे पहले बैनुल-अक़वामी योग डे मीडिया अवार्ड। योग के तई बेदारी पैदा करने में मीडिया हाउसों को एजाज से किया जाएगा सरफराज। और बैनुल-अक़वामी खबरों में अमेरिका ने इराक से फौजी इनखला की खबरों को किया खारिज। इराक के वज़ीर-ए-आज़म आदिल अब्दुल मेहदी ने कहा, गैर मुल्की अफवाज की वापसी पर इराक़ी पार्लियामेंट की तजवीज़ पर अमल दरामद के लिए दोनों मुल्कों को मिलकर करना चाहिए काम। और खेल की खबरों में भारत और श्रीलंका के दरमियान रवा T20 सीरीज का दूसरा मैच आज इंदौर में। पहला मैच बारिश के सबब हो गया था रद्द। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से आप खबरों पर नजर डाल लेते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फोन पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नए साल की मुबारकबाद पेश की है। वज़ीर-ए-आज़म ने नए साल में सदर ट्रंप और उनके अहले खाना के साथ साथ अमेरिकी शहरियों को अच्छी सेहत, खुशहाली और कामयाबी की दुआ की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते एतमाद, एक दूसरे के एहतराम और समझ पर कायम है और ये मुसलसल मजबूत हो रहा है। साथ ही वज़ीर-ए-आज़म ने पिछले साल दोनों ममालिक के स्ट्रेटेजिक रिश्तों को मजबूत करने की सिमत में हुई अहम पेशरफ्त का भी जिक्र किया। दोनों रहनुमाओं की बातचीत में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारतीय शहरियों को नए साल की मुबारकबाद पेश की। बातचीत के दौरान ट्रंप ने गुज़िश्ता बरसों में दोनों ममालिक के रिश्तों की मजबूती में किए गए इक़दाम पर इत्मीनान जाहिर किया और कहा कि आगे भी दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए वो हमेशा तैयार रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के कारोबारियों को सरकार की तरफ से पूरी मदद का भरोसा देते हुए कहा कि वो अपने हदफ के मुताबिक काम करें। किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड के 100 साल पूरे होने के मौके पर मुनक़िद प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म ने कारोबारियों को बताया कि सरकार कैसे कारोबार की रुकावट दूर करने के लिए कदम उठा रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 5000 अरब डॉलर की मईशत का हदफ इस दहाई का महज एक पड़ाव है। हमारे अहदाफ और बड़े हैं। इस दशक में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य तो एक पड़ाव है। हमारे सपने और बड़े हैं, हमारी उम्मीदें और बढ़ी हैं, हमारे लक्ष्य और बड़े हैं। और इसलिए 2014 के बाद से देश में निरंतर ये प्रयास हुआ है कि भारतीय उद्योग जगत के सपनों को, उनके विस्तार को किसी रुकावट का सामना न करना पड़े। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि IBC ईमानदार सनअतकारों का मुस्तकबिल बचाने का कानून है। इससे इंस्पेक्टर राज खत्म हुआ है। उन्होंने कहा कि बदनुमान लोगों पर कार्रवाई को लेकर सरकार को सनअतकारों के खिलाफ बताना गुमराहकुन बातें हैं। कुछ लोग ये छवि बनाने में अपनी ऊर्जा लगाते हैं कि भारत सरकार उद्यमियों के पीछे डंडा लेकर के चल रही है। कुछ बेईमान और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई को इंडियन इंडस्ट्री पर सख्ती का रूप दिया जाना, मैं समझता हूं एक बहुत बड़ा दुष्प्रचार है। भारतीय उद्योग
एक पारदर्शी माहौल में भय के बिना, बाधा के बिना आगे बढ़े, देश के लिए वेल्थ क्रिएट करें, खुद के लिए वेल्थ क्रिएट करें, यही हम सभी का प्रयास रहा है। ये निरंतर कोशिश की गई है कि भारतीय उद्योग जगत को कानूनों के जाल से मुक्ति मिले। देश में 1,500 से ज्यादा पुराने कानून इसी कोशिश की वजह से खत्म कर दिए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर को मुल्क के बड़े सनतकारों से मईशत की सूरत हाल पर बात की। माना जाता है कि मीटिंग में मईशत को फरोग देने और रोजगार के मौके बढ़ाने के इक़दामात पर गौर खौज किया गया। मुकेश अंबानी, टाटा ग्रुप के बानी रतन टाटा, टेलीकॉम शोबे के मायनाज शख्सियत सुनील मित्तल, अरबपति सनतकार गौतम अडानी, महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा और कनकनी के शोबे के बड़े सनतकार अनिल अग्रवाल अंबानी इस मीटिंग में मौजूद थे। आम बजट से पहले हुई इस मीटिंग को काफी अहम माना जा रहा है। और दिल्ली में इंतखाबी बिगुल बज चुका है। इलेक्शन कमीशन ने दिल्ली में 70 असेंबली सीटों के लिए इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया है। यहां एक ही मरहले में 8 फरवरी को वोटिंग होगी। 11 फरवरी को नताइज का ऐलान किया जाएगा। 14 जनवरी को इंतखाबात का नोटिफिकेशन जारी होगा। इसके साथ ही फौरी तौर पर इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज कर दिया गया है। इस मरतबा इंतखाबात में मजमूई तौर पर 13,750 पोलिंग मराकज़ कायम किए जाएंगे। दिल्ली असेंबली इंतखाब 2020 का इंतजार खत्म हो गया है। भारतीय इलेक्शन कमीशन ने दिल्ली असेंबली इंतखाब की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इलेक्शन कमीशन के ऐलान के मुताबिक दिल्ली की कुल 70 सीटों के लिए एक ही मरहले में 8 फरवरी को पोलिंग होगी। इंतखाब के ऐलान के साथ ही दिल्ली में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज हो गया है। नोटिफिकेशन विल बी इशूड ऑन 14 जनवरी 2020 Tuesday. Last day of nominations is 21st January 2020 Tuesday. In 2015, scrutiny of nominations shall take place on 22nd January Wednesday. Last date of withdrawal of candidature is 24th January Friday. Date of poll is 8th February, Saturday. Counting of votes shall be done on 11th February 2020. दिल्ली के इंतखाब में सैरुखी मुकाबला है और तीनों अहम जमातों ने इंतखाब के लिए तैयार रहने और अपनी अपनी जीत का दावा किया है। चुनाव आयोग के दिल्ली में चुनाव 8 फरवरी को संपन्न करने की घोषणा का हम स्वागत करते हैं। पूरे दिल्ली वासी इसी प्रतीक्षा में थे कि झूठ की सरकार कब खत्म करे और काम करने वाली सरकार कैसे आए। एक ट्रिपल इंजन अब दिल्ली के लिए चाहिए। केंद्र में मोदी सरकार, दिल्ली में बीजेपी सरकार और एमसीडी में बीजेपी का कारोबार। हम लोग दिल्ली में सबके घर जाएंगे। हमने जो 5 साल में काम किया, मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पे काम किया, सबके मुख्यमंत्री के तौर पे काम किया। दिल्ली के लोग, दिल्ली के दिलवाले, दिल्ली के तरक्की पसंद 1,46,00,000 मतदाता एक बार फिर कांग्रेस की ओर रुख कर रहे हैं। दिल्ली इंतखाब में सीनियर शहरियों और दिव्यांगों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। इन्हें घर से ही वोटिंग की सहूलत मिलेगी, जबकि दिल्ली के 1.46 करोड़ राय दहिंदगान नई सरकार चुनेंगे। वैसे तो दिल्ली में मात्र 70 सीटों पर चुनाव होने हैं, लेकिन देश की राजधानी होने की वजह से इसके सियासी मायने अलग ही हैं। सभी ओर से राजनीतिक घमासान जहां शुरू हो चुका है, वहीं सबकी कोशिश ये भी है कि दिल्ली की गद्दी पर वो ही काबिज हों। कैमरामैन संदीप के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और बीजेपी की तर्जुमान मीनाक्षी लेखी ने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की मुबैना खिलाफ वर्जी के मामले में एक न्यूज़ चैनल के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज की है। लेखी का कहना है कि इंतखाबी कमीशन के जरिए दिल्ली में असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान किए जाने के बाद इस चैनल ने मुमकिन नताइज के बारे में इत्तला दी, जो इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी है।
नई दिल्ली से बीजेपी की रुकन पार्लियामेंट ने अपनी शिकायत की कॉपी ट्विटर पर भी शेयर की है। फरोग़ इंसानी वसाइल के वजीर रमेश पोखरियाल निशंक ने जेएनयू के वाक़े पर कहा कि किसी भी तालीमी इदारे को सियासत का अड्डा नहीं बनने दिया जाएगा। भुवनेश्वर में सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस वाक़े के कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा का काम होना चाहिए। ये मैंने पहले भी कहा है, किसी भी शिक्षण संस्था को राजनीति का अड्डा बनने नहीं दिया जाएगा। और इसलिए जो भी अभी आज विश्वविद्यालय के सभी अधिकारियों के साथ हमारे सचिव ने व्यापक चर्चा की है, जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हुए तशद्दुद मामले में दिल्ली पुलिस ने कहा है कि सोशल मीडिया के साथ साथ सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जाएगी। पुलिस ने बताया है कि जांच के दौरान कुछ इंतहाई अहम सुराग मिले हैं और वो जल्द ही हक़ाइक़ पेश करेगी। जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन से एक रिक्वेस्ट की गई और उसके बाद दिल्ली पुलिस यूनिवर्सिटी में गई। एक एफआईआर रजिस्टर हुई है और जिसमें ये पूरे इंसिडेंट को रिकॉर्ड किया गया है। जो इन्वेस्टिगेशन है वो क्राइम ब्रांच करेगा, लेकिन इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस ने एक जॉइंट सीपी वेस्टर्न रेंज के चेयरमैनशिप में कमेटी बनाई है, जिसमें बेसिकली ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी रहेगी और जो इन्वेस्टिगेशन है इसको कोई डिले ना हो, इसके लिए क्राइम ब्रांच ने अलग से टीम्स कॉन्स्टिट्यूट की हुई हैं। डीसीपी रैंक इसको हेड कर रहा है। उन्होंने आज मौका भी विजिट किया है। सीनियर ऑफिसर्स क्राइम ब्रांच और लोकल पुलिस दोनों ने मौका भी विजिट किया है और काफ़ी हमें अभी वाइटल क्लूज मिले हैं, उस पर अभी काम कर रहे हैं और होपफुली जल्दी हम ये केस क्रैक करेंगे। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हुए हालिया तशद्दुद मामले में वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कहा है कि जब वो जेएनयू में पढ़ते थे तो उन्होंने किसी टुकड़े टुकड़े गैंग को नहीं देखा। कल राजधानी दिल्ली में किताब की रुनुमाई प्रोग्राम के दौरान जयशंकर ने कहा कि उनके वक्त में जेएनयू में ऐसा माहौल नहीं था। And I have to ask this question because you're a JNU alumni. Do you consider JNU has become a hub for the Tukre Tukre gang? I can certainly tell you, when I studied in JNU, it was not. We didn't see any Tukre Tukre gang. वज़ीर इत्तलात व नशरियात प्रकाश जावड़ेकर आज पहले बैनुल-अक़वामी योग डे अवार्ड अता करेंगे। मुल्क भर में योग के तई बेदारी पैदा करने में ताउन के लिए मीडिया घरानों को एजाज़ात से सरफराज किया जा सकता है। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर आज पहले बैनुल-अक़वामी योग डे मीडिया अवार्ड की शुरुआत करने जा रहे हैं। यह अवार्ड मीडिया के जरिए योग डे पर की गई कवरेज की बुनियाद पर दिया जा रहा है। इसके बारे में जानकारी देते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि मुख्तलिफ मीडिया ज़राए को इस अवार्ड के जरिए एजाज अता किया जाएगा। We have decided to recognize the services and the campaigns done by media houses this year, and therefore from 10 June to 25th June, this fortnight, whatever radio stations, newspapers and TV channels do for propagating yoga, that is propagating healthy living, a preventive care, a wellness thing, and to avoid illness. This is the contribution of yoga, and therefore the campaigns run by various media houses will be recognized this year, and they will be awarded Antarashtriya Yoga Divas Media Samman. This will be recognition through citation and a glittering function. गौरतलब है कि इसके तहत 30 अवार्ड दिए जाएंगे, जिन्हें 3 ज़ुमरों में रखा गया है। 11 अवार्ड अखबार में बेस्ट कवरेज के लिए दिए जाएंगे, जबकि 8 अवार्ड टीवी में बेस्ट कवरेज के लिए दिए जाएंगे। 11 अवार्ड रेडियो में योग के बेहतरीन कवरेज के लिए होंगे। इन अवार्डों के इंतखाब के लिए 6 रुकनी कमेटी बनाई गई थी, जिसकी सदारत प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन जस्टिस CK प्रसाद ने की थी। गौरतलब है कि पहला बैनुल-अक़वामी योग डे 2015 में मनाया गया था, जिसके बाद लगातार भारत में योग डे मनाने की शुरुआत तो हुई ही है, साथ ही योग के जरिए लोगों को बेदार करने की मुहिम भी शुरू की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें।
मरकजी हुकूमत ने उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और आसाम समेत 7 रियासतों को गुज़िश्ता बरस मुख्तलिफ आफात की वजह से हुए नुकसान की तलाफी में मदद के लिए पीर को 5,908.50 करोड़ रुपए जारी किए। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की सदारत में हुई आला सतही मीटिंग में ये फैसला किया गया। आला सतही मीटिंग में नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड से इजाफी मरकजी इमदाद के तहत ये रकम जारी की गई है। गुज़िश्ता बरस जुनूब मगरबी मानसून के दौरान सैलाब आने, मिट्टी के तोदे गिरने या बादल फटने के वाक़यात के लिए आसाम को 616.63 करोड़ रुपए, हिमाचल प्रदेश को 284.93 करोड़, कर्नाटक को 1,869.85 करोड़ रुपए, मध्य प्रदेश को 1,749.73 करोड़ रुपए और महाराष्ट्र को 956.93 करोड़ रुपए, त्रिपुरा को 63.32 करोड़ और उत्तर प्रदेश को 367.17 करोड़ रुपए की इख्तिसादी मदद की जाएगी। पाकिस्तान के ननकाना साहिब में हुए वाक़े और सिख लड़के के कत्ल के मामले में भारत पाकिस्तान पर सख्त हो गया है। भारत ने पाकिस्तानी हाई कमीशन के इंचार्ज को तलब करके गुरुद्वारा ननकाना साहिब की बेहुरमती और सिख लड़के के कत्ल पर सख्त एतराज़ दर्ज कराया है। वज़ारत ख़ारजा ने पाकिस्तान से कहा है कि कसूरवारों को सज़ा देने के लिए फौरी कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से अक़लियती बिरादरी की हिफाजत और फलाह बहबूद को यकीनी बनाने को कहा गया है। सिंगापुर की समाजी पॉलिसियों के वजीर थरमन शिनमुगारतनम ने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। वजीर आज़म ने शिनमुगारतनम को नए साल की मुबारकबाद दी। वजीर आज़म और शिनमुगारतनम ने भारत सिंगापुर बाहमी रवाबित की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। इसके अलावा उन्होंने बुनियादी ढांचे, हुनरमंदी, भारत सिंगापुर वसी इक़्तिसादी ताउन समझौते और डिजिटल मईशत समेत इक़्तिसादी ताउन के शोबे में बाहमी मफादात समेत कई मसाइल पर बातचीत की। और अमेरिका ने इराक से अपनी फौज की वापसी की खबर से इनकार किया है। अमेरिका ने कुछ मीडिया में आई खबरों को गलत बताया है, जिसमें इराक से अमेरिकी फौजियों की वापसी की बात कही गई थी। हालांकि इसी दरमियान इराक ने अमेरिका को बड़ा धचका दिया है। इराक की पार्लियामेंट ने एक करारदाद को मंजूरी दी है। इस करारदाद में कहा गया है कि गैर मुल्की फौजियों को इराक की सरजमी से बाहर किया जाए। इराकी वजीर आज़म आदिल अब्दुल मेहदी ने कहा है कि इराकी पार्लियामेंट के करारदाद पर अमल के लिए दोनों ममालिक को मिलकर काम करना चाहिए। अमरीकी ड्रोन हमले में गुज़िश्ता हफ्ते मारे गए अपने आला फौजी रहनुमा को सलाम आखिर पेश करने के लिए सेहा लिबास में मलबूस लाखों की तादाद में लोग तेहरान की सड़कों पर जमा हुए। इस हुजूम में कुछ लोग हाथों में अमरीका मुखालिफ तख्तियां और सुलेमानी की तस्वीर लिए हुए थे। अमरीकी ड्रोन हमले में बगदाद में मारे गए सुलेमानी और दीगर फौजियों की नमाज जनाजा खुद ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह अली खामनई ने पढ़ाई थी। सुलेमानी को निशाना बनाकर हमला करने का हुक्म अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दिया था। इस वाक़े के बाद ईरान ने न सिर्फ बदला देने की बात कही है, बल्कि 2015 के एटमी मुआहदे के बकिया ज़ाब्तों पर भी अमल से पीछे हट गया है। पहले से ही बैनुल-अक़वामी बिरादरी और बाजारों के लिए तशवीश की वजह बनी लफ्जी जंग ट्रंप की धमकी के बाद मजीद संगीन हो गई है। ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर ईरान जवाबी हमला करता है तो अमेरिका उसके सकाफती विरसों समेत दीगर हिस्सों को निशाना बनाएगा। इसी दरमियान चीन ने मगरबी एशिया में कशीदगी बढ़ाने के लिए अमेरिका की तनकीद की है। चीन ने तमाम फरीक से तहम्मुल बरतने की अपील की है। चीन ने कहा कि अमेरिका के जरिए ईरान के आला फौजी कमांडर के कत्ल के बाद खराब हुए हालात से वो फिक्रमंद है। और ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग की तबाही का मंजर दिल दहला देने वाला है। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स रियासत में बर्फीली पहाड़ी इलाके में लगी आग पर काबू पाना आग बुझाने वाले अमले के लिए चैलेंज बन गया है। इंतजामिया का कहना है कि शहर को बिजली, मवासलात और पानी की सप्लाई में मजीद 1 हफ्ता लग सकता है, जबकि मुकामी अफराद का कहना है कि शहर कभी भी ठीक नहीं हो सकता है। ऑस्ट्रेलियाई शहर बटलू की सड़क अब भी आवाम के लिए बंद है। इस छोटे शहर में 20 से ज्यादा घर भी आग की जद में आकर खाक हो गए हैं, जबकि दीगर घरों में आग लगी हुई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में यहां 200 भेड़ों की लाशों और मलबों को साफ किया गया है। यहां चार जानिब तबाही के इशारे हैं।
जनूब अमरीकी मुल्क पेरू में एक मुसाफिर बस हादसे का शिकार हो गया है, जिसमें 16 अफराद की मौत और 42 अफराद जख्मी हुए हैं। हादसे में मरने वाले मुसाफिरों में 2 जर्मनी के शहरी भी थे, जबकि जख्मियों में 2 अमरीकी और 2 ब्राजील के शहरी शामिल हैं। बस पेरू की राजधानी लीमा शहर से दूसरे सबसे बड़े शहर एरिकेपा जा रही थी। पुलिस इंतजामिया के मुताबिक ये हादसा एरिकेपा खिते में हुआ, जहां 106 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से दौड़ रही बस कई कारों और एक मिनी वैन को टक्कर मारते हुए पलट गई। 12 मुसाफिरों की जाए हादसे पर ही मौत हो गई, जबकि दीगर 4 अफराद ने अस्पताल जाते वक्त रास्ते में दम तोड़ दिया। जख्मियों को नजदीकी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। और खेल की खबरों में भारत और श्रीलंका के दरमियान खेली जा रही T20 सीरीज का पहला मैच बारिश की नजर होने के बाद सीरीज का दूसरा मुकाबला आज इंदौर में खेला जाएगा। भारत की कोशिश मुकाबले को जीतकर सीरीज में सबकत हासिल करने की होगी, तो वहीं मलिंगा की क़यादत वाली श्रीलंकाई टीम भारत के खिलाफ पहली सीरीज जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगी। आइंदा माह भारतीय खेल अथॉरिटी और भारतीय यूनिवर्सिटी यूनियन के जरिए मुनक्किद की जाने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए पीर को भुवनेश्वर में लोगो, मैस्केट और जर्सी लॉन्च की गई। 22 फरवरी से 1 मार्च तक होने वाले खेलो इंडिया का ये पहला एडिशन है, जिसमें कुल 15 खेलों के मुकाबले होंगे। यूनिवर्सिटी सतह के इन खेलों का मकसद भारत को खेलों की दुनिया में ताकतवर बनाना है। सड़क किनारे दीवारों पर रंगों का नमूना हो या किसी कूड़ेदान पर रंगों से की गई फनकारी, स्ट्रीट आर्टिस्ट योगेश सैनी और उनकी टीम ने दिल्ली के मुतादिद इलाकों की तस्वीर बदल दी है। अपने काम से उन्होंने लोगों का नजरिया भी बदल दिया है। सड़क के किनारे दीवारों पर रंगों की फनकारी, कूड़ेदानों पर दिलचस्प नक्शो-निगार या ओवरब्रिज के नीचे चलने वाले स्कूल की दीवारों पर मुस्कुराते बच्चों के खाकों ने न सिर्फ शहर की तस्वीर बदल दी है, बल्कि लोगों के सोचने का अंदाज भी बदल दिया है। इसे कहते हैं स्ट्रीट आर्ट और इसमें चैलेंज होता है कैनवास के इंतखाब का और उस पर ऐसी कहानी की मंजरकशी का जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर दे। जैसे झुग्गी झोपड़ी की ये दीवारें अब तवज्जो का मरकज बन गई हैं और ये कारनामा अंजाम दिया है योगेश सैनी और उनकी टीम ने। बहुत सी पब्लिक स्पेसेस हैं दिल्ली में और इंडिया के कम से कम 15-20 और शहरों में, जहाँ पे हम जाते हैं, वहाँ के लोगों को भी इन्वॉल्व करते हैं और अपने आर्टिस्ट को इन्वॉल्व करते हैं और कोशिश करते हैं कि इस जगह को बढ़िया बनाएं, सुंदर बनाएं। योगेश और उनकी टीम के लोग अपने फन से मुल्क के कई शहरों को खूबसूरती अता कर चुके हैं। कुंभ के इनेकाद से पहले प्रयागराज की तस्वीर को पूरी तरह बदल देने वाले फनकारों में योगेश भी शामिल थे। आज इन फनकारों के साथ बच्चे, नौजवान, आम लोग भी ब्रश उठा रहे हैं। इन रंगों ने दिया सफाई का पैगाम और न सिर्फ आम शहरी बल्कि इस मुहिम को सिविक एजेंसियों और बड़ी कंपनियों का भी साथ मिला। हमने सोचा हम ऐसे अगर सुंदर सुंदर पेंटिंग करेंगे तो एक डेटरेंस होगा, स्वच्छता का मैसेज भी होगा, लोग यहाँ पे यूरिनेट नहीं करेंगे, फूड वेंडर्स भी यहाँ पे साफ रखेंगे। कोई भी पहल मुहिम की शक्ल तब लेती है जब वो घर की दहलीज पार करके गली मोहल्ले और सड़कों तक पहुँचती है। फन जब सफाई का हाथ थाम लेता है तो उसका असर किसी एक पर नहीं पूरे समाज पर होता है। जया सिन्हा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। एनसीसी के यौम जमहूरिया कैंप में इस साल मुल्क भर से 2155 कैडेट हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें 700 तलबा कैडेट भी शामिल हैं। कैंप में जम्मू कश्मीर, लद्दाख और शुमाली खित्ते समेत मुल्क के सभी डायरेक्टोरेट से कैडेट्स हिस्सा ले रहे हैं। कैडेटों को किन किन सरगर्मियों में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा और कौन कौन मुअज़्ज़ज़ मेहमान कैंप में पहुंचेंगे, इस पर खास बातचीत की हमारे नुमाइंदे ग्रीश निशाना ने एनसीसी के डायरेक्टर जनरल राजीव चोपड़ा से। एनसीसी का गणतंत्र दिवस शिविर आरंभ हो चुका है। इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा सर। सर, कुल कितने कैडेट इस शिविर में हिस्सा ले रहे हैं? इस शिविर में 2155 गर्ल्स और बॉय कैडेट्स हिस्सा ले रहे हैं,
जिसमें 710 गर्ल कैडेट्स भी हैं और ये इंडिया के हर कोने से 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरी से आए हुए हैं और आने वाले दिनों में 15 तारीख तक 10 विदेशी कंट्रीज से 105 कैडेट्स और 10 डायरेक्टर जनरल्स भी रिपब्लिक डे कैंप में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं। इन कैडेटों को कहाँ कहाँ जाने का मौका मिलेगा? इनमें अलग अलग कॉम्पिटिशन्स चल रहे हैं, जैसे फायरिंग कॉम्पिटिशन्स, ड्रिल कॉम्पिटिशन्स, कल्चरल कॉम्पिटिशन, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए सिलेक्शन प्रोसेस, हॉर्स शो, लाइन कॉम्पिटिशन, अनेक कॉम्पिटिशन्स चल रहे हैं और उनमें हम 1 या 2 दिन कैडेट्स को अपनी देश की राजधानी, जैसे कहते हैं दिल्ली है दिल हिंदुस्तान का, उसको दिखाने के लिए भी ले जाते हैं। राजपथ पर कुल कितने कैडेटों को हिस्सा मिलेगा? कुल कितने कंटीजेंट एनसीसी के देखे जा सकते हैं? एनसीसी के 2 कॉन्टीजेंट्स राजपथ पे मार्चिंग कॉन्टीजेंट्स होते हैं जो कि 90 के ईच होते हैं और इसके ओवर एंड अबव हमारे 2 बैंड्स भी होते हैं जो कि टोटल 120 स्ट्रेंथ के होते हैं। तो आप मान लीजिए हमारे 4 कॉन्टीजेंट्स रिपब्लिक डे परेड में जाते हैं और ये हर कैडेट के लिए शान की बात है, जिससे मैं बात करता हूँ क्या मैं राजपथ पे मार्च करूँगा। कौन कौन लोग शिविर के अंदर आएंगे? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के चीफ आएंगे, उसके बाद फर्स्ट टाइम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी आएंगे, उसके बाद रक्षा राज्य मंत्री आएंगे और 22 तारीख को रक्षा मंत्री आएंगे। उसके बाद जो ग्रैंड फिनाले जिसको हम कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी 28 जनवरी को यहाँ आएंगे, परेड रिव्यू करेंगे, बच्चों का कल्चरल प्रोग्राम देंगे, उसके बाद चैंपियन डायरेक्टरेट को बैनर देंगे और उनको इंस्पिरेशनल टॉक, मोटिवेशन टॉक भी देंगे। तो ये थे एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा साहब, जो बता रहे थे कि इस शिविर के अंदर काफ़ी वीवीआईपी भी आएंगे जो कैडेटों का मनोबल बढ़ाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आकर यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ कैडेटों को सम्मानित भी करेंगे। कैमरामैन जगपाल सिंह के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब मौसम का मिजाज। तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें, आदाब।